दानिश से शादी के बाद रुखसार ने आज पहली बार अपने ससुर को देखा था। उनके बालों का रंग अभी भी काला ही था और उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई बूढ़े इंसान हैं। उनके कमरे में रुखसार को आने की सख्त मनाही थी। खाना पीने का जो भी सामान बनता था वो सामान भी रुखसार उनके कमरे के दरवाजे पर रख कर आ जाती थी। लेकिन आज एकदम से सब बदल गया था। रुखसार उनके ही कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके ससुर वहीं चारपाई पर पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी जिंदगी के बस कुछ लम्हे ही बचे हैं। इनको अब तक डॉक्टर को लेकर आ जाना चाहिए था। अब्बू की हालत और भी खराब होती जा रही है और फिर ऊपर से मौसम भी इतना खराब है, रुखसार ने परेशान होकर कहा। अपने ससुर को देखा जिनकी आंखें पथराने लगी थी। तभी अचानक से लाइट चली गई। इस लाइट को भी अभी ही जाना था, ये कहकर रुखसार लैंप जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ससुर और उसके अलावा कोई तीसरा शख्स भी उस कमरे में मौजूद है। कौन है यहाँ? रुखसार ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके ससुर अब ज्यादा कराहने लगे थे। तभी उसे अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रुखसार घबरा कर थोड़ा पीछे हट गई। तभी बिजली के चमकने से चंद लम्हों के लिए वो कमरा रोशन हुआ और रुखसार ने अपने सामने काले लिबास में एक बहुत लंबी औरत को देखा जिसकी कमर रुखसार की तरफ थी और चेहरा उसका ससुर की तरफ था। रुखसार ये देखकर चीख मार कर पीछे जा गिरी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से रुखसार का शौहर दानिश कमरे के अंदर आ गया। उसके साथ डॉक्टर भी थे। उसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी से रुखसार को नीचे गिरा हुआ देखा। रुखसार, तुम यहाँ नीचे कैसे गिर गईं? दानिश ने ये कहकर रुखसार को सहारा देकर उठाया। वो मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, रुखसार ने घबराते हुए कहा। इन सब के लिए अभी वक्त नहीं है, जल्दी से इस कमरे में रोशनी करो, दानिश ने कहा। रुखसार ने अपने कांपते हाथों से जल्दी से उस लैंप को जलाया। धीरे धीरे लैंप की रोशनी से उस कमरे में उजाला होने लगा। डॉक्टर साहब, ये मेरे वालिद हैं। आज अचानक ही इनकी तबीयत खराब हो गई, दानिश ने अपने अब्बू की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से कहा। मुझे चेक करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा और दानिश के अब्बू की नब्ज देखने लगा। डॉक्टर ने देखा तो उनके हाथ में नब्ज नहीं थी और हाथ में एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मुझे माफ़ कीजिए जनाब, लेकिन ये अब नहीं रहे। इन्हें मरे हुए भी 10-12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर ने कहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैं आपको लेने गया था तब तक ये जिंदा थे। जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, दानिश ने चौंकते हुए कहा। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। इनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, डॉक्टर ने कहा। दानिश ये सुनकर सदमे में आ गया। हिम्मत से काम लीजिए, डॉक्टर ने दानिश का कंधा थपथपाते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। दानिश और रुखसार एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। हिम्मत कीजिए, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, रुखसार ने दानिश के आंसू पोंछते हुए कहा। समझ नहीं आता कि अब्बू ऐसे कैसे अचानक से हमें छोड़कर चले गए, दानिश ने कहा। तभी बाहर से कुछ भारी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हवेली का दरवाज़ा तोड़ना चाहता हो। ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? रुखसार ने पूछा। रुको, मैं देखता हूँ, दानिश ने कहा और हाथ में टॉर्च ले ली। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रुखसार ने कहा। रुखसार, तुम यहीं रुको, दानिश ने कहा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, रुखसार ने थोड़े खौफ के साथ कहा। ठीक है चलो, दानिश ने कहा। दोनों सीढ़ियों से नीचे आए। उस दरवाजे पर अभी भी आवाज़ें हो रही थी। कौन है बाहर? दानिश ने दरवाजे के पास आकर ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजे पर होने वाली आवाज बिल्कुल शांत हो गई। तभी बिजली भी आ गई और हवेली बिजली के बल्बों से रोशन हो गई। दानिश ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। बाहर तो कोई भी नहीं है, दानिश ने थोड़ा परेशान सा होकर कहा। मैं कह रही हूं ना कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने ऊपर अब्बू के कमरे में एक औरत के साए को भी देखा था, रुखसार ने लगभग रोते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दानिश ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। चलो ऊपर चलते हैं, वैसे भी हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, दानिश ने कहा और रुखसार का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया।
वो लोग जब ऊपर आए तो कमरे की हालत देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए। दानिश के अब्बू की लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उनकी चारपाई ऊपर पंखे से लटकी हुई झूल रही थी और सामने दीवार पर खून से बहुत बड़े बड़े अल्फाजों में कुछ लिखा हुआ था। दानिश उसे पढ़ने लगा, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। दानिश के चेहरे पर यह पढ़कर मातम सा छा गया था। उसकी नज़र तुरंत अपने अब्बू पर पड़ी जिनकी एक उंगली खून से सनी हुई थी। क्या हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? रुखसार ने पूछा। कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कोई है जो ये सब कर रहा है, दानिश ने कहा और उसने भागकर बाहर से अपनी बंदूक उठा ली। तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ, दानिश ने चिल्लाकर कहा। तभी उसे नीचे कोई जानवर सा भागता हुआ दिखाई दिया। दानिश ने उस पर बंदूक से फायर किया लेकिन वो बंदूक की गोली उस जानवर के नहीं लग पाई। रुखसार तुम यहीं रहना, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, दानिश ने कहा। रुखसार उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन घबराहट की वजह से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। उसने फिर से टेढ़ी नज़र से उस पंखे से लटकी हुई चारपाई को देखा जिसमें से दो पैर अभी भी नीचे लटके हुए दिखाई दे रहे थे। दानिश उस जानवर को तलाशने के लिए नीचे चला गया। दानिश के नीचे जाते ही वो पंखा तेजी से घूमने लगा और साथ ही वो चारपाई भी घूमने लगी। रुखसार वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन उसके पैर जैसे कि वहीं जम गए थे। वो पंखा और भी तेज चलने लगा और रुखसार ने उस चारपाई पर उसी औरत के साए को देखा। तभी वो चारपाई तेजी से पंखे के साथ नीचे गिर पड़ी और रुखसार चीख मारकर बेहोश हो गई। दानिश नीचे आकर उस जानवर को देखने लगा लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सबसे आखिरी वाले कमरे पर पड़ी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां से किसी के गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। वो जानवर जरूर उसी कमरे में होगा, दानिश ने कहा और फिर अपनी बंदूक लेकर उधर की तरफ बढ़ गया। दानिश जैसे जैसे उस कमरे के पास आने लगा वैसे वैसे उसे उस कमरे से आने वाली आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। दानिश उस कमरे के पास पहुंचा और उसने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ लिया और फिर तेजी से अंदर घुसा तो वहां कोई भी नहीं था। अजीब बात है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, दानिश ने कहा। तभी उसे ऊपर से रुखसार के चीखने की आवाज़ आई। रुखसार, ये कहकर दानिश तेजी से ऊपर की तरफ भागा। उसने ऊपर आकर देखा तो वो रुखसार वहीं उसके अब्बू के कमरे के दरवाजे पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके पास ही वो पंखा और पलंग पड़ा हुआ था। या खुदा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, दानिश ने कहा और फिर रुखसार को होश में लाने के लिए अंदर पानी लेने चला गया। अंदर उसके अब्बू अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे। अंदर से वो पानी लेकर आया और फिर रुखसार के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। कुछ ही देर बाद रुखसार को होश आ गया। रुखसार, तुम ठीक तो हो ना, दानिश ने रुखसार को होश में आता देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ लेकिन यहाँ जरूर कोई साया है, जैसे अब्बू को मार डाला वैसे ही वो हमें मार देगी, रुखसार ने घबराते हुए कहा। हिम्मत से काम लो रुखसार, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, दानिश ने कहा। तभी दानिश को अपने अब्बू के कमरे से वैसी ही गुर्राने की आवाज़ आने लगी। दानिश ने रुखसार को चुप रहने का इशारा किया और अपनी बंदूक उठाकर अपने अब्बू के कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा तो एक छोटा सा इंसाननुमा जानवर उसके अब्बू का खून पीने में लगा हुआ था। उसे देखकर दानिश का दिल तेजी से धड़कने लगा। दानिश ने उस पर बंदूक चला दी तो वो तेजी से कूदता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और छत पर चला गया। दानिश भी उसके पीछे पीछे छत पर जा पहुंचा। दानिश ने छत पर पहुंचकर देखा तो वो अजीब सा जानवर सामने जंगलों की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा। दानिश ने उस पर गोली भी चलाई लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और वो कुछ ही देर में जंगल में घुसकर गायब हो गया। दानिश फिर नीचे आ गया। रुखसार वहीं गुमसुम सी पड़ी थी। मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, दानिश को देखते ही रुखसार ने कहा। कल पहले अब्बू को सुपुर्दे ए खाक कर दें, उसके बाद हम इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, दानिश ने कहा। चलो अब अंदर चलकर अब्बू को देखते हैं, दानिश ने कहा और फिर रुखसार के साथ अपने अब्बू के कमरे में आ गया। उसके अब्बू का शरीर जर्द पड़ चुका था। उस जानवर ने इनका पूरा खून निचोड़ लिया है, पता नहीं वो जानवर यहाँ पर कहाँ से आ गया, दानिश ने कहा और फिर अपने अब्बू के बेजान जिस्म को रुखसार की मदद से बिस्तर पर रख दिया। बाहर फिर से तेज तूफान शुरू हो गया था।
दानिश ने उस कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे को अच्छे से बंद कर दी और फिर बंदूक लेकर दरवाजे के सहारे ही बैठ गया। रुखसार भी दानिश से सिमट कर बैठ गई। बाहर तूफान बहुत तेज था, ऐसा लगता था कि जैसे हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे टूटने वाले हों। फिर पता नहीं कब दानिश और रुखसार को नींद आ गई। सुबह को दानिश की नींद खुली तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। वो उठा तो उसने देखा कि रुखसार अभी भी गहरी नींद में ही थी। दानिश की नज़र फिर अपने अब्बू के बिस्तर पर पड़ी तो वो बिस्तर बिल्कुल खाली था। दानिश ने कमरे में सब तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके अब्बू का बेजान जिस्म खिड़की से लगा हुआ खड़ा था। दानिश अपने अब्बू के पास आया तो देखा उसके अब्बू की आंखें बिल्कुल फैल गई थी और उनकी नज़रें वही सामने जंगल की तरफ थी। अब्बू! दानिश ने अपने अब्बू को हाथ लगाया तो उसके अब्बू का बेजान जिस्म एकदम से नीचे गिर पड़ा। उनका चेहरा इतना भयानक हो रखा था कि दानिश से नहीं देखा जा रहा था और फिर दानिश ने पास से चादर उठाकर अपने अब्बू के जिस्म पर डाल दी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, दानिश ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसने फिर रुखसार को नींद से उठाया। रुखसार उठो, मैं ज़रा मस्जिद तक जा रहा हूँ, एक बार अब्बू के लिए ऐलान करवा देता हूँ, फिर सब आ जाएंगे और फिर हम इस हवेली को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाएंगे, दानिश ने कहा। लेकिन मैं यहाँ अकेले ऐसे नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुखसार ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ठीक है, तुम इतना हवेली के बाहर खड़ी रहकर मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आता हूँ, दानिश ने कहा और वहाँ से तेजी से निकल गया। दानिश मस्जिद में ऐलान करवा कर वापस आ गया, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उस गांव से वहाँ कोई भी नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगा, वैसे भी ये हवेली और इस हवेली में रहने वाले लोगों से बाकी के गांव के लोग पता नहीं क्यों दहशत खाते हैं, दानिश ने थोड़ी मायूसी से कहा। उसके बाद उसने खुद ही सारी तैयारी करी और हवेली के पीछे पड़ी जमीन पर अपने अब्बू को सुपुर्दे खाक कर दिया। दानिश वहां से वापस हवेली में आ गया। रुखसार वहीं हवेली के दरवाजे के पास सिमटी हुई बैठी थी। रुखसार, जो भी सामान ले जाना है उस सामान को बांध लो, हम कल जल्दी ही इस हवेली को छोड़ देंगे, दानिश ने रुखसार से कहा। रुखसार ने सामान समेटना शुरू कर दिया। उधर दानिश ने भी सब तैयारी कर ली थी। उसने अपनी हवेली में मौजूद पुरानी बग्घी निकाल कर तैयार कर ली थी और साथ ही एक घोड़ा तैयार कर लिया था। इन सब में ही शाम होने को आ गई थी। दानिश वापस रुखसार के पास आ गया। अब जाना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं कि ये रात इसी हवेली में काट लेते हैं, दानिश ने कहा। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, रुखसार ने कहा। शाम होने से पहले ही दोनों एक कमरे में आकर बैठ गए। दानिश ने अपनी बंदूक वहीं अपने पास रख ली। चाहे जो हो जाए, आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, रुखसार ने दानिश से कहा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, दानिश ने कहा। शाम होते ही जंगलों में से आने वाली गीदड़ों की आवाज़ें तेज होने लगी। रुखसार और दानिश दोनों उस कमरे के कोने में दुबके हुए बैठे थे। किसी भी आहट को सुनकर दोनों के कान एकदम से खड़े हो जाते थे। लेकिन कुछ देर बाद दोनों की पलकें भारी होने लगी। रुखसार पहले ही सो चुकी थी। दानिश ने जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो भी गहरी नींद में सो गया। आधी रात में अचानक से हवा के एक तेज झोंके से उनके कमरे की खिड़की का जंगला एक ही झटके में टूटकर जा पड़ा। उसकी तेज आवाज से दानिश और रुखसार चौंक कर नींद से हड़बड़ाकर उठ गए। ये आवाज कैसी थी? रुखसार ने घबराकर पूछा। शायद बाहर बहुत जोरों का तूफान आ रहा है, इसी वजह से ये खिड़की का जंगला टूट गया है, दानिश ने कहा। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, रुखसार ने सिकुड़ते हुए कहा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, दानिश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक लाइट चली गई और फिर सब जगह अंधेरा छा गया। कमरे के अंदर से फिर से वहीं गुर्राने की आवाज आने लगी। रुखसार, जल्दी से यहाँ रोशनी करो, दानिश ने घबराते हुए कहा। रुखसार ने जैसे तैसे लैंप जलाया। दानिश ने उस लैंप की रोशनी में देखा तो वहीं इंसाननुमा जानवर उसी टूटी हुई खिड़की पर बैठा हुआ दानिश और रुखसार को घूर रहा था। दानिश ने भागकर अपनी बंदूक उठा ली और उस पर फायर कर दिया और वो इंसाननुमा जानवर गुर्राता हुआ वहां से भाग गया। दानिश ने उस खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो उसे किसी ने धक्का दे दिया और वो चिल्लाता हुआ नीचे जा गिरा।
ये सब देखकर रुखसार की चीख निकल गई। उसने हिम्मत करके उस खिड़की में से नीचे दानिश को आवाज़ दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। रुखसार घबराते उस कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही रुखसार ने दरवाज़ा खोला, वैसे ही वो काले रंग के लिबास वाली औरत उसके सामने आ गई। रुखसार उसे देखकर पीछे हट गई। चली जाओ यहाँ से, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो, रुखसार ने चिल्लाकर कहा। लेकिन वो औरत धीरे धीरे रुखसार की तरफ बढ़ने लगी। दानिश को जब होश आया तो उसने देखा कि वो हवेली के पीछे पड़ा है। उसके सिर से निकला हुआ खून वहीं ज़मीन पर फैला पड़ा था। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई पड़ रहा था। दानिश को अपने पास कुछ आवाज़ आ रही थी। दानिश ने देखा तो वो इंसाननुमा जानवर वहीं पास में बैठा हुआ उस ज़मीन पर फैले हुए खून को चाटने में लगा हुआ था। दानिश उसे देखकर घबरा गया। वो पीछे हटा तो उसके हाथ में उसकी बंदूक आ गई। दानिश ने वो बंदूक उठाई और उस इंसाननुमा जानवर पर फायर कर दिया। उस इंसाननुमा जानवर ने एक तेज़ डकार ली और वहीं पर ढेर हो गया। उस तेज़ डकार को सुनकर हवेली के अंदर उस औरत के पैर वहीं पर ठिठक गए। वो तेज़ से चिल्लाए और वहाँ से गायब हो गई। उसके गायब होते ही रुखसार वहाँ से तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ गई। उस इंसाननुमा जानवर के मरते के साथ ही दानिश वहाँ से उठ गया और फिर चुपचाप हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी जो कि पूरी जगह गूंज रही थी। दानिश हवेली के पास पहुंचा तो उसे दरवाजे पर ही रुखसार मिल गई। रुखसार, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ अब और नहीं रुकेंगे, दानिश ने कहा और फिर रुखसार को लेकर उस बग्घी में सवार होकर उस हवेली से निकल गया। वो रोने की आवाज़ पूरी जगह गूंज रही थी और एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। ये रोने की आवाज़ कैसी है? रुखसार ने पूछा। नहीं जानता, लेकिन कोई था जिसे मैंने अपनी बंदूक से मार दिया है, दानिश ने कहा। दानिश के सिर के जख्म में तेज़ दर्द था, लेकिन वो हर हाल में वहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए उसने रुखसार को भी अपनी चोट के बारे में नहीं बताया। थोड़ी ही देर बाद गांव पार हो गया और अब जंगल का इलाका शुरू हो गया था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ दूर जाकर बग्घी अचानक से रुक गई और उसमें बंधा घोड़ा तेजी से हिनहिनाने लगा। दानिश ने देखा तो जंगल में दोनों तरफ कुछ चमकीली आंखें उन्हें ही घूर रही थी। रुखसार, तुम यहीं रहना, मैं देखता हूँ, ये कहकर दानिश बग्घी से उतरकर देखने लगा। रुखसार को बग्घी के पीछे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई तो उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे सड़क पर एक धुंधला सा साया धीरे धीरे उनकी बग्घी की तरफ बढ़ रहा था। रुखसार उसे गौर से देखने लगी। इतने में ही वो साया तेजी से रुखसार के पास आ गया और रुखसार ने देखा कि वो साया वही लंबी औरत थी और उसके हाथ में वही इंसाननुमा जानवर की लाश थी। उसने बग्घी के पास आकर रोना शुरू कर दिया और रुखसार दहशत की वजह से बग्घी से नीचे जा गिरी और वहीं पर बेहोश हो गई। उस रोने की आवाज़ से घोड़ा भी बिदक गया और उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाकर दानिश के सीने पर मार दिए। दानिश एक चीख मारकर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा और वो घोड़ा वहां से अपनी रस्सी तुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। दानिश की चीख पूरी फिजा में गूंज गई और फिर थोड़ी देर बाद वो चमकीली आंखों वाले इंसाननुमा जानवर पास के जंगल से निकलकर दानिश के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। उस औरत के रोने की आवाज़ अब भी फिजा में गूंज रही थी। नासिर की तबीयत ठीक नहीं थी तो फैक्ट्री से जल्दी निकल गया था और पैदल पैदल ही फैक्ट्री से अपने घर लौट रहा था। नासिर जब अपने घर के करीब आया तभी उसकी नज़र अपनी बीवी अमीना पर पड़ी, जो पड़ोस में रहने वाले रईस की बीवी से लड़ने में मशरूफ़ थी। नासिर भी वहां पहुंच गया और अपनी बीवी की तरफ से लड़ने लगा। अरे नासिर मियाँ, तुम भी अजीब आदमी हो, बिना पूरी बात सुने अपनी बीवी की हिमायत करने लगे, नासिर के पड़ोसी रईस ने गुस्से में कहा। अरे तू अपनी बीवी को संभाल ले, देख ले कैसी जबान चलाए जा रही है, नासिर ने। जानिए क्या हुआ आगे कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूँगा। धन्यवाद।